नमस्कार, मैं हूं अपर्णा, गांव के लोग के लिए। आज हम आए हैं शिवाला घाट। यहां पर आज हम बात करेंगे माझी समाज के कुछ लोगों से जो नाव चलाते हैं। उनकी रोजी रोटी है नाव। ये समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्होंने नदी को बचा कर रखा है। इनकी अपनी संस्कृति है, अपना लोकगीत है और जिस तरीके से ये आज संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, आज इनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि वास्तव में गंगा पुत्र यही हैं। इन्होंने ही नदी को बचा कर रखा है। लेकिन हम देखते हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि एक गंगा पुत्र अपने को साबित करते हुए यहाँ आया और अपनी संस्कृति, धरोहर, विरासत को बचाने के नाम पर उसमें किस तरीके से बदलाव किया और किस तरीके से तोड़फोड़ किया, इससे सभी कोई वाकिफ़ हैं, कोई भी नावाकिफ़ नहीं है। आज हम बात करेंगे जो वास्तव में गंगा पुत्र हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रमोद माझी जी, बबलू निषाद जी और इनके बहुत सारे साथी। इनसे पूछेंगे कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं, जो सत्ता परिवर्तन के लिए 2022 में जो स्थिति पैदा होने वाली है, उस समय इनकी क्या सोच है, उसके लिए इनकी क्या सोच है और किस तरीके की बातें ये सोचते हैं और पिछले 5 सालों में इनके लिए क्या क्या काम किए गए और किस तरीके से संघर्षों से इनको गुजरना पड़ा, इनकी रोजी रोटी किस तरीके से चल रही है और ये क्या चाहते हैं आने वाली सरकार इनके लिए क्या काम करे। इसी मुद्दे को लेकर हम आज इनसे बातचीत करेंगे। आप लोगों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आप गंगा किनारे बहुत सारे घाट हैं, कितने घाट हैं गंगा किनारे? देखिए, गिनती में देखा जाए तो लगभग 80 घाट है। कहने को तो बहुत सारे घाटे लोग गिनाते हैं, लेकिन 80 से 81-82 घाटियों का उससे ज़्यादा कोई घाट यहाँ पर नहीं है। अच्छा, आप लोगों का जो ये शिवाला घाट पे आप लोगों का निवास भी और यहीं काम करते हैं? जी हाँ, अपना निवास भी यहीं शिवाला घाट पे और यहीं से अपना रोजी रोजगार हम लोग करके अपना जीवन यापन भरण पोषण करते हैं। अभी आप लोगों की रोजी जो चल रही है या जो काम चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है? देखिए, रोजी देखा जाए तो पिछले 2 साल से तो ठप पड़ा था और अभी कोरोना थोड़ा फ्री होने से आज हमारा 2 पैसा कमाने को तो मौका मिल रहा है, लेकिन पिछले साल में जो समस्या हुई उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। आप लोगों का जो नाविक समाज है या जो माझी समाज है, उनकी जनसंख्या कितनी होगी और कितनी नावें चलती हैं घाटों पर? देखिए, जहाँ तक नाव चलने की बात है, लगभग 1500 नावें बनारस में घाटों पर चलती हैं और जनसंख्या हमारी अगर गिने, नाविक जो नाव से अपना भरण पोषण करते हैं, इनकी जनसंख्या लगभग 50,000 है। टोटल जनसंख्या अगर आप मिलाएंगे तो लाखों के ऊपर हमारे लोग यहाँ बनारस में रहते हैं। तो ये जो 15,000 नावें जो यहाँ चलती हैं, क्या सबको रोजगार मिलता है? 1500। अच्छा, माफ़ कीजिएगा, जो 1500 नावें यहाँ चलती हैं, क्या उन सबको रोजगार मिल पाता पर्याप्त? हाँ, देखिए, हम तो माँ गंगा के आश्रय रहने वाले लोग हैं और माँ गंगा आज नहीं तो कल किसी तरह से हम लोग का गुजारा तो चला ही देती है। आने वाले विकास के नाम पर बनारस में बहुत सारी जगह बदलाव हुआ, तोड़-फोड़ की गई, कॉरिडोर बना, घाटों में भी बहुत बदलाव किया गया है और गंगा पर जो क्रूज चल रहे हैं उनसे आपके जो रोज़ी रोज़गार है, जो नाव चलाने के बाद जो आपको हासिल होता था, उसमें क्या फ़र्क आया है? देखिए, विकास का जहाँ तक बात करेंगे तो काशी एक धर्म की राजधानी काशी है और विकास के नाम पर काशी में सिर्फ और सिर्फ विनाश हुआ है। विकास जैसा ऐसा कोई शब्द अगर आप काशी को धर्म की राजधानी मानते हैं तो नहीं हुआ है। हाँ, गंगा जी में बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। मोदी जी एक नई गंगा बहाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे अगर ऐसा संभव हुआ तो हम काशीवासी गंगा से विमुक्त हो जाएंगे, क्योंकि काशी को कहा जाता है कि गंगा के पश्चिम तट पर ही काशी है और जो इनकी प्रतिक्रिया चल रही है उस पार पर ड्रेजिंग वगैरह कर रहे हैं। अगर गंगा उधर से जाना शुरू हो गई तो आने वाले 10-15 साल के अंदर हम काशी के लोग गंगा जी से विमुक्त हो जाएंगे। ये जो आप बोल रहे हैं उधर ड्रेजिंग चल रही है, क्या है? हाँ, ये मोदी जी की अपनी नई सोच है। वो मोदी जी नया क्या करना चाहते हैं इसको कह पाना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 1 साल के अंदर मैंने देखा जो गंगा जी का एंडिंग उस पार में रामनगर में होता था, 1 साल के अंदर ही मैं देख रहा हूँ कि अस्सी घाट के सामने गंगा जी अंदर तक जा चुकी है। ऐसे ही 2-4 साल में हमको लगता है कि गंगा जी एक नई दिशा बना के चल जाएंगी और जब उधर गंगा जी जाने लगेंगी तो इस पार सिर्फ और सिर्फ रेत का टीला होगा। जैसे इस समय उस पार रेत का टीला दिखता है, आने वाले समय में यहाँ रेत का अंबार होगा। जो आने वाली पीढ़ियां हैं, आपके बच्चे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था आपने की है? क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में वो ये चलाना पसंद ना करें। उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी रोजी रोजगार के लिए आप क्या सोच रहे हैं? निश्चित तौर पर देखिए, आने वाले जनरेशन में हम लोग भी नहीं चाहते, क्योंकि जिस तरह से गंगा जी में लोगों का दुर्व्यवस्था बढ़ते जा रहा है। एक ज़माने में ये होता था कि गंगा जी में सिर्फ माझी समाज के लोगों का हक अधिकार होता था, लेकिन मोदी काल में ऐसा हो रहा है कि बड़े बड़े क्रूज को लोग ले आते जा रहे हैं। तो ये हमारी तो भविष्य खतरे में ही दिख रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के ऊपर का कोई कारोबार कराएं, जिससे हम लोग
कम से कम अपना जीवन का भरण पोषण कर पाए। तो जो आज शिक्षा महंगी हो गई है, जिस तरीके की स्थिति विश्वविद्यालय स्कूल कॉलेजों की दिखाई दे रही है, तो उसमें क्या संभव है कि एक सामान्य परिवार का व्यक्ति अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे पाए? देखिए, ये तो वास्तव में सामान्य व्यक्ति को उच्च शिक्षा दे पाना काफ़ी मुश्किल कार्य है, लेकिन कोशिश किया जाता है किसी न किसी तरह से, क्योंकि भविष्य को हमको बचाना है तो कुछ न कुछ किसी तरह से कर्ज लेके बच्चों को पढ़ाना ये अपना एक दिनचर्या बन गया है, मजबूरी है। क्योंकि आने वाले समय अगर बच्चों को पढ़ाए नहीं तो निश्चित तौर पर हम लोग को भीख मांगना पड़ेगा, और ऐसा किसी भी कीमत पर हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग के बच्चे, हम लोगों ने जो सहना था सह लिया, हम लोग के बच्चे अब आगे भी इसी तरह का शिकार बने। अब ये हम लोग की इच्छा नहीं है। ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो जितनी नावें चल रही, जो 1500 नावें चल रही है, जो नाविक हैं, वो यदि मोदी जी की नीतियों को यदि वो फॉलो नहीं करते या नहीं मानते, तो हो सकता है कि वो नावें जो आपकी नाव हैं उनको ठेका पर चलाने लगे। तो इस पर आपको क्या कहना है? निश्चित तौर पर मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, ये संभव है, और उन लोगों ने कोशिश भी करना शुरू कर दिया है। कॉरिडोर में भी लोग अपने तरह से नाव चलाने की बातें कर रहे हैं, जो कि अभी तक खुल के सामने नहीं आए, लेकिन ये संभव है कि मोदी जी का शासनकाल अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में हम ही नहीं बल्कि बनारस के प्रत्येक व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ गुलामी करना पड़ेगा। गुजरात के लोग यहाँ राज करेंगे, बनारस के लोग उनकी नौकरी करेंगे, यही शायद मोदी जी की इच्छा है। जो यहाँ क्रूज चल रहे हैं, उससे आपकी नाव जो चलती हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? निश्चित तौर पर देखिए, बनारस में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारा कस्टमर होता है, और जो व्यक्ति जो है बनारस में आया और हमारे नाव पर न चढ़ के किसी और के नाव में चढ़ा तो हमारे सामाजिक लोग का ही नुकसान है। कहने को लोग कहते हैं एक क्रूज से क्या होता है, लेकिन एक क्रूज आज के दिन में होता है, किसी को हमने उंगली थमाया तो हाथ पकड़ता है, और हाथ पकड़ते पकड़ते हम ही को उठा के फेंक देता है। तो आज के दिन में एक क्रूज़ आया, और एक क्रूज़ को ही आगे नहीं आने की बात करके आज के दिन में 4 क्रूज़ आ चुका है, और भविष्य में भी न जाने इनकी मंशा क्या है, कितनी क्रूज़ें आएंगी। तो निश्चित तौर पर हमारे सामाजिक लोग को इस बात को ध्यान में रखते हुए आने वाले चुनाव में बड़ा मेहनत करके इनको यहाँ से उखाड़ फेंकने की कोशिश करनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो सबका साथ सबका विकास, ये नारा लगातार 7 सालों से हम सुन रहे हैं, और आपके प्रदेश में सबका साथ सबका विकास ये नारा कितना अमल में हुआ है या कितना दिखाई दे रहा है? क्योंकि आने वाले 2022 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और अभी यहाँ पर बीजेपी की सत्ता है, तो आप किस तरीके का बदलाव चाहते हैं, या जो सत्ता में है सरकार उसने आप लोगों के लिए क्या काम किया, ये हमें ज़रा बताएं। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये जो नारा इन्होंने लगाया कि सबका साथ सबका विकास, तो आप यथावत देख सकते हैं बनारस ही नहीं पूरे प्रदेश के लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं। चूँकि अगर आप बनारस की बात करें तो यहाँ एक परंपरा रही है कि माझी समाज के लोग ही नाव चलाते हैं, नदियों के जानकार हैं और नदी का बेहद ज्ञान रखते हैं। लेकिन यहाँ देखें कि सरकार, जिस सरकार का काम होता है कि वो अपने आम नागरिकों को, उन नागरिकों को जो कमज़ोर हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, उनको ऊपर उठाने का काम करे। लेकिन यहाँ उसके उलट काम हो रहा है। सरकार ये काम कर रही है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए स्पेस तैयार कर रही है। आप देखिए, बनारस में जो क्रूज उतारा गया है, अब पैसा तो जनता का लगा, सरकार ने उसको अपने फंड से बनवाया, लेकिन उसको हैंड ओवर किया एक पूंजीपति को। आप समझिए कि ये एक आम जनता, एक कमज़ोर जनता के सामने एक बाहुबली को खड़ा किया जा रहा है, और उसके लिए सरकार पूरा संरक्षण दे रही है। तो ये जो तरीका है सरकार का, अब ये हास्यास्पद हो जाता है कि सबका साथ सबका विकास। मतलब आप समझिए, गरीब लोग उस पूंजीपति का कैसे सामना करेंगे जिसके पीछे सरकार भी है, सरकार का भी उसके साथ समर्थन है। यानी अगर क्रूज चल रहा है और नाविक विरोध करते हैं तो सरकार के अफसर आएंगे, डंडा मार के भगा देंगे। इसको आप ऐसा कहिए कि जो पूंजीपति वो सरकार चला रहे हैं। हाँ, वो तो एक तरीका है। अब देखिए कि मतलब उल्टी गंगा बहाई जा रही है। अब बताइए कौन सा, किसने दिमाग दे दिया कि अब देखिए घाट के उस पार देखेंगे नदी, उस पार ड्रेजिंग किया गया, पिछले साल 8 से 12 करोड़ रुपया खर्चा किया गया, और बाढ़ आई, सब पट गया, फिर उसको पाटा जा रहा है। हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़े हैं तो उसमें एक व्यवस्था रहती थी कि जब इकोनॉमी डंप हो जाती है, एकदम रोजगार खत्म हो जाता है, तो उसमें एक रूल अपनाया जाता है कि गड्ढा खोदो और पाटो। ये इसलिए किया जाता है कि लोगों के पास पैसा जाए और लोग परचेजिंग करें, तब इकोनॉमी में बदलाव आए। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, जेसीबी मशीनें लगा के, पोकलैंड लगा के, पैसे वालों को पैसा दे के खनाया जा रहा है। तो मतलब ये इकोनॉमी भी नहीं समझ में आ रही है, ये व्यवस्था भी नहीं समझ में आ रही। भाई आप चाहते क्या हो
या सीधा सीधा ये नहीं कह रहे हैं कि हम गरीबों को ख़त्म करना चाहते हैं। आप समझिए कि यहाँ से इतना बड़ा क्रूज जाता है और उसकी जो लहरें होती हैं, उनकी लहरों से हाथ वाली चप्पू वाली नैया एकदम डगमगा जाती हैं। अब बताइए, अगर कोई हादसा हो जाता है, पिछले महीनों आप देखेंगे 2-3 महीनों पहले एक नाव डूब गई, तो उसमें जब भी हादसा होता है तो माझी समाज के ही लोगों को आरोपी बनाया जाता है, उनको पीड़ित किया जाएगा, उनको परेशान किया जाएगा। लेकिन उल्टे आप देखेंगे जब बाढ़ आएगी तब भी उनको ज़बरदस्ती उठा के ले जाया जाएगा। यानी दोनों स्थितियों में, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे इस व्यवस्था का शिकार हो। देखिए, जिस समाज का ज्ञान होता है उसकी वो ताकत होती है। हमारे समाज का ज्ञान है कि हम नदी के जानकार हैं, हम नाव के जानकार हैं, मौसम के जानकार हैं, हम ज्ञानी समाज के लोग हैं और किसी के ऊपर आश्रित लोग नहीं हैं। हम किसी से कुछ मांगते नहीं। आप देखेंगे 73 साल की आज़ादी में मल्लाहों ने एक भी प्रोटेस्ट ऐसा किया हो कि हमको शैक्षणिक व्यवस्था दीजिए, हमको आर्थिक नीति बनाइए, हमको रोजगार दीजिए, ये ऐसा कोई मूवमेंट आप देखेंगे नहीं। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में जो हमारे अधिकार थे, पिछले 15-20 सालों से हमारे नदी के जो अधिकार थे, हमारे बालू खनन का अधिकार था, हम आज़ादी के साथ इन घाटों पे अपना जो भी बदलाव परिवर्तन करना चाहते थे करते थे। लेकिन जो व्यवस्था वर्तमान सरकारों ने लागू कर दिया, उससे हमारे अधिकार पूरी तरह से छीने गए। हम एक मजदूर की भांति यहाँ पे रह गए जहाँ कि हम मालिक हुआ करते थे। तो ये जो नारा लगा रही है सरकार, एक मृग मरीचिका की तरह है जो बस दूर रेत में आपको जैसे पानी दिखाई देता होता नहीं है। अच्छा, आपने अपना नाम नहीं बताया। जी, मेरा नाम हरीशचंद्र बिंद है। अच्छा, आपने पढ़ाई की है जी? कहाँ तक पढ़ाई की है? मैं MA इकोनॉमिक्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। आपने BHU से पढ़ाई की है और वो भी इकोनॉमिक्स में आपने PG किया है, तो आपने इस व्यवसाय को क्यों चुना? आप अपना कोई रोजगार या नौकरी क्यों नहीं खोजी? हमारी बात आप फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि हमारा जो ज्ञान है वही हमारी ताकत है। हमको यूनिवर्सिटी किताबी भाषा बताती है, हमें किताबी ज्ञान देती है, लेकिन यहाँ हमें व्यवहारिक ज्ञान मिलता है। अगर नदी वैज्ञानिक आएगा नदी में तो पूछेगा, किससे पूछेगा? मल्लाहों से पूछता है कि भाई यहाँ हमको शोध करना है, बता दो गहराई कितनी है या पानी की गुणवत्ता क्या है। मल्लाह वो हर जानकारी रखता है क्योंकि वो रोज़ उसी में जीता है। तो एक दोहा कबीरदास जी कहते हैं कि तू कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता आखन की रेती। तो हम लोग आंखों देखी वाली बात करते हैं, हम लोग व्यवहारिक ज्ञानी हैं। हम लोग व्यवहार में जो हमारे पास ज्ञान है हम उसके पक्षधर हैं। हम यूनिवर्सिटी गए, हमको किताबी चीज़ें पढ़ाई गई, लेकिन अब रोज़गार की जब बात आती है तो रोज़गार के लिए आप देखेंगे कि वहाँ बहुत संघर्ष है और यहाँ हमारा तो बना बनाया है। अगर सरकारें हमको यही काम दे दें, हमें यही इसी में काम दे दें, हमें काम भी मत दे, हमारी इनकम ही बढ़ा दें, कुछ ऐसी व्यवस्था लागू करें कि जैसे आप नमामि गंगे परियोजना चला रहे हैं, 14-15 हज़ार करोड़ रुपया खर्चा किया आपने, अगर उसमें से आधा पैसा मल्लाहों को दे देते तो मल्लाहों की आय बढ़ जाती, एक बात। दूसरी बात, अगर हमें बालू का खनन का अधिकार मिल जाए और आज देखेंगे एक ट्रैक्टर गंगा का बालू 3 से 4 हज़ार रुपये में बिकता है। हम ये कहते हैं कि हर मल्लाह समाज का आदमी, हर परिवार से अगर एक बोट नाव बालू भर के बेचे, यानी एक ट्रैक्टर बालू बेचेगा तो 1,000 रुपया भी अगर उसके घर में जाएगा तो कम नहीं है, महीने का 30,000 हो जाएगा, जो कि कुछ चंद लोग खन के अपनी हैसियत और अपना पैसा बढ़ा रहे हैं और सरकार को राजस्व भी नहीं मिल रहा है। हम ये कहते हैं कि हम आपको दुगना देंगे, बस हमें अपना अधिकार दे दीजिए, हम आपसे कुछ नहीं लेंगे। सरकारी योजना के नाम पे हम आपको एकदम जीरो, हम एकदम नहीं लेना चाहते हैं, बस हमारे अधिकार हमको दे दो, हम आपको उल्टा उससे कई गुना वापस देंगे। अच्छा, आप का नाम क्या है? संजय। संजय, आप क्या काम करते हैं? मैं ही नाव चलाता हूँ। कितनी नावें हैं आपकी? मेरे पास 2 नावें हैं। अच्छा, तो आपकी जो 2 नावें हैं उससे रोज कितना आपको इनकम हो जाती है? रोज इनकम नहीं हो पाता है, जैसे कि पैसेंजर आने के ऊपर है। अगर कस्टमर आया तो 1000-1200 रुपये मिल जाते हैं। 2 दिन 4 दिन ऐसे पैसे नहीं मिल पाते भी है। नहीं मिलते हैं। नहीं मिलते। तो सरकार ने अभी बहुत सारी, जैसे कोरोना काल में आप लोगों का काम लगातार 2 साल बंद रहा, तो उस समय आप लोगों ने किस तरीके से अपना भरण पोषण किया? क्योंकि खर्चे बहुत होते हैं, खर्च बहुत होते हैं, परिवार है। तो उस समय सरकार की क्या व्यवस्था थी? सरकार की तरफ से आप लोगों को क्या मिला? अभी सरकार की तरफ से हमको कोई व्यवस्था नहीं मिला। एक कंट्रोल, हम लोगों का जो राशन कार्ड बने हुए हैं उससे कुछ राशन मिल जाते थे और कुछ पैसे हमारे पास जो बचे हुए थे इकट्ठा करके रखे हुए थे, उससे घर का खर्च चला रहे थे। अच्छा, अभी जो राशन मिल रहा है, सरकार ने बोला है कि हम मार्च तक देंगे, राशन देंगे और उसमें भी चना है, दाल है, गेहूँ है,
नमक है, तेल है, चीनी है, तो क्या ये आपको मिल रहा है अभी? हाँ, बराबर तो मिलता इससे है। आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। आगे अगर मार्च के बाद बंद हो जाएगा तब क्या करेंगे? जैसे हमारी व्यवसाय चलेगी तो हमको इसकी कोई क्या जरूरत आप ये नहीं चाहते हैं कि सरकार ये जो राशन देने का प्रावधान कर रही है उससे लोगों को पंगु बना रही है, अक्षम बना रही है, जबकि आप लोगों को चाहिए कि आप रोजगार की मांग करें? हमको रोजगार चाहिए, राशन के लिए कोई हमको ज़रूरत नहीं उतनी। जो राशन हमको मिल रहा है, अभी तो मेरा व्यवसाय उतना ठीक ठाक चल नहीं रहा है, तो थोड़े बहुत जो राशन मिल जाते हैं उससे महीने भर का कवर तो हो ही जाता है। अच्छा। हाँ, और अभी अगर हमारा अच्छा खासा व्यवसाय चलेगा तो वो राशन की जरूरत अभी हमको जो नहीं। 2 साल पर्यटक भी नहीं आए, नहीं क्योंकि आए। कोरोना काल में सभी चीज़ें बंद थी, ट्रेनें बंद थी, हाँ। हवाई जहाज बंद थे, कोई सुविधा ऐसी नहीं थी तो अभी पर्यटक जो आ रहे हैं उनकी कितनी संख्या है या किस हिसाब से वो आ रहे हैं? क्या पहले जैसे आने लगे हैं? अभी संख्या इस तरह चल रही है जैसे रविवार शनिवार 2 दिन हुए, वो लोकल लोग आते होंगे? लोकल लोग। अभी कोई पर्यटन ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। जो लोकल लोग आ रहे हैं कुछ पैसे हम लोगों को दे रहे हैं, 200-400 रुपए में हम लोग उसी में अपना पालन पोषण कर रहे हैं। अच्छा। ये सरकार द्वारा एक गंगा में काम करने का, जैसे पहले नगर निगम ठेका देती थी, तो गंगा जी में जैसे साफ़ सफाई और गंगा संरक्षण और इन सब मिला जुला कर ऐसे काम किया जाता, तो उसी को एक नमामि गंगे के तहत एक व्यवसाय बनाकर, ये एक प्रोजेक्ट बनाकर वो दिया गया, जिसमें गंगा जी के गंदगी को उठाना और लादना, यही सब होता है। ये कब से शुरू हुआ है? ये विगत 2 सालों से चल रहा है। तो क्या इसके पहले जो सरकार थी केंद्र में या राज्य में, उन्होंने इस तरीके की गंगा सफाई का कोई परियोजना चालू किया था? इससे पहले सदियों से नगर निगम ये काम को करती रहती रही। आज केवल नगर निगम के कार्यों को सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाकर बस उस पर काम किया जा रहा है। 15,000 करोड़ रुपए का हाँ, बस यही इसी तरह एक नया प्रोजेक्ट बनाकर काम वही हो रहा है जो पहले चल रहा था, वो आज भी हो रहा है। कौन कर रहा है? ये सब अलग अलग जैसे ठेका दिया जा रहा है। अब गंगा परियोजना और जितने परियोजनाएं आ रहे हैं, ये ठेका दे दिया और ठेका ले रहे हैं पूंजीपति लोग, और उनको लोग को मार्फत से उनको कराया जा रहा है। जो गरीब तबके के लोग हैं उसमें लग के कर रहे हैं। जो आप लोग के मल्लाह समाज है या जो नाव चलाते हैं नाविक, वो तो गंगा के एक उससे परिचित हैं, तो क्या उनको ये काम नहीं मिल रहा है? वो मिलेगा कैसे जब वो अपने काम को वो कर रहे हैं, और इनका तो कोई ऐसा वो कनेक्टिविटी तो है नहीं सरकार से कि वो जाकर हमको ये ठेका दे दे। जब सरकार ये चाहेगी कि यहाँ पे ऐसे ठेका लाए जाए, अब जैसे यहाँ के जो जिम्मेदार नाविक है, जो माझी समाज है, जो शिक्षित है, जो समझदार है, जो करना चाहते हैं, जब उनको ये जब दे तब न वो गरीब तबके को लोगों में जाएगा। ऐसे मान लीजिए कोई यहाँ का नाविक बहुत शिक्षित है, वो आकर करता है, वो सरकार से टच में, लेकिन उसको नहीं मिलता क्योंकि उसकी उतनी पावर नहीं होती है, क्योंकि उसके ऊपर मंत्री और विधायकगण है, तो वो अपने निजी लोग को दे देते हैं। नाम होता है कि निषाद समाज को मिला है, वो निजी लोगों को दे देते हैं, नाम होता है निषाद, क्योंकि करता यही है, और उनको जो अधिकाराना हक मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, और वो एक मजदूर बन के रह जाते हैं। अभी गंगा की स्वच्छता का या गंगा की सफाई का की क्या स्थिति है? देखिए, हम कहे अगर से 1000 लोग को लगा के एक ही काम में ठूस दिया जाए और सफाई बोला जाए तो कुछ नहीं है। जैसे ऐसे कुछ वास्तविकता क्या देख लीजिए, अभी हालों के दिनों में देख लीजिए, यहाँ पे तमाम गंदगी पड़ते रहती है बस, लेकिन उस पर क्या है कि बेवजह का इन्वेस्ट होता रहता है। अगर जो पहले सफाई होती रही, जो कंटिन्यूअस उसको देखा जाता रहा, उस हिसाब से किया जाए तो एकदम है। देखेंगे अभी सुबह में मॉर्निंग में आप आइए, जब नावें नहीं चलती हैं मॉर्निंग में कम से कम 5 से 6 बजे, उसके बाद गंगा जी की स्थिति देखिए। शाम के 7 बजे के बाद आइए जब नावें ठप हो जाती है, फिर उसके बाद गंगा जी की स्थिति देखिए। क्या स्थिति होती है? वो एकदम गंदी देखती है, पूरा एकदम पूरा मैल बहता है और डेड बॉडी चलते रहते हैं। जब ये नाव चलना चालू होता है तो वो सब किनारे लग जाते हैं, आपको स्पष्ट दिखाई देता है। इसके लिए आप लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई? आवाज़ ही तो उठा रहे हैं। आज इतने दिनों से हम लोग यहाँ पे करीब 1.25 महीने नाव बंद किया गया, कुछ नहीं हुआ। 9 दिन अभी आप 2019 में अपने क्रूज को लेकर 9 दिन लगातार हम लोगों ने पूरा एकदम खाना पीना छोड़कर पूरे नाव, यहाँ तक कि 1 तारीख को जो नया साल होता है उस दिन भी हम लोगों ने नावें बंद की थी, लेकिन यहाँ का शासन प्रशासन कोई देखने नहीं आया। यहाँ तक कि जबरन क्रूज हम लोगों से वो लिखित दिया गया कि
कि आपको यहाँ पे रविदास घाट पे चले जाने दीजिए, एक झूठा आश्वासन कि आपको यहाँ चले जाने दीजिए, इसको 3 महीने के बाद मैं इस क्रूज को ले जाकर सामने घाट ले जाऊँगा। और आज तक उनके ऊपर जूं तक नहीं रहेंगी। और हम लोग इसका कई बार बोला भी गया, बस बोलते हैं अरे जानते हैं ये मोदी जी का काम है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। आए दिन घाटों में महोत्सव मनाए जाते हैं, कार्यक्रम होते हैं और लगातार अभी मोदी जी 4 या 5 बार बनारस आ चुके हैं। उनका ये संसदीय क्षेत्र है और घाटों पर लगातार आकर वो विजिट करते हैं और साफ़ सफाई होती है, लाइटिंग की जाती है, बहुत सुंदर दिखता है घाट। तो ऐसी स्थिति में क्या आप लोग उस चीज़ों से संतुष्ट नहीं है कि साफ़ सफाई हो गई है? देखिए, अगर से किसी के आने से और साफ़ सफाई कर दिया जाए और फिर वो चला जाए, स्थिति यथावत रहे, तो ऐसी साफ़ सफाई मुझे नहीं चाहिए। साफ़ सफाई का मतलब क्या होता है? रोज़मर्रा रोज़ हमें पूरी साफ़ सफाई। अगर से ऐसा होता है, आज देश में वही हो रहा है, अगर से कोई मंत्री आ रहा है तो उस जगह को ब्लॉक कर दिया जा रहा है, जनता प्रभावित रहे उससे नहीं मतलब होता है। उस एरिया को ब्लॉक कर दिया और रातों रात उस स्थिति को बना दी जाती है। तो ऐसा विकास किस काम का? हम यहाँ आए हैं रोज़मर्रा, हम रोज़ काम करना, रोज़ उस स्थिति को निर्वाह करना। अब अगर से हमें यहाँ से वहाँ जाना पड़े और आपके आने से इस दिशा को प्रभावित किया जाए, तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप यहाँ ना आए। अच्छा, जिस तरीके से जब मंत्री आते हैं या कोई नेता आता है तो सड़कों में जाम लग जाता है या उधर का जो ट्रैफिक है उसको रोक दिया जाता है, जनता परेशान होती है। किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को अस्पताल जाना है, किसी को परीक्षा देने जाना है, स्कूल कॉलेज जाना है, किसी का ज़रूरी काम है, वो सब ठप हो जाता है। उनको रूट डाइवर्ट करके बता दिया जाता है, उनका पैसा भी ज़्यादा लगता है, पेट्रोल ज़्यादा लगता है। तो क्या ऐसी स्थिति आपके जब यहाँ पर मंत्री आते हैं तो नदी में जो नाव बहती है उनके लिए भी होता है? आज 2014 से यथावत वैसे ही स्थिति बनी हुई है। अब पिछले साल आप देख लीजिए, देव दिवाली में लोग कोविड से परेशान थे, निषाद समाज कोविड से परेशान था। वहाँ पे कॉरिडोर पे वहाँ पे पाइपलाइन लगाई गई थी और हम लोगों ने कहा था कि इस पाइपलाइन को हटा दे ताकि हमारी नावें चल सके। तो उनको ये लगा कि इस पाइपलाइन को हटा देंगे तो ये तो बढ़िया से वो उस पाइपलाइन से ही वहाँ पे बैरिकेटिंग कर दिए। और मोदी जी को सिर्फ आने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ बीच में से यहाँ तक पूरे घेराव कर दीजिए। मतलब कि आप इतने एरिया में चलाओ, यहाँ का 15,000 नाविक मात्र 600 लोगों को बस आई कार्ड देकर इस इतने चक्रव्यूह में बस नचाते रह गए। और मोदी जी आए, यहाँ पे लाइट शो भी चल रहा था, मोदी जी आए, लाइट शो चालू हुआ, मोदी चले गए, लाइट शो बंद हो गया। मतलब लाइट शो बंद हो गया, निषादों का रोजगार बंद और वो ख़त्म हो गया। तो मैं क्यों चाहूँगा कि आप यहाँ पे आए ऐसे दिनों में, क्योंकि आपके आने से नावें पूरी। और अभी वर्तमान में अभी कुछ दिन हुआ, अभी जो मोदी जी आए थे बनारस में, देख लीजिए हमारे नावों को जबरन हटा दिया गया, महज एक सुरक्षा के नाम पे। मैं इस बात को बहुत गौर से देखिएगा, हमारे सुरक्षा के नाम पे हमारी नावों को रामनगर के उधर और राजघाट के उधर भेज दी गई और नावें एकदम साफ़ हो गई। कहते हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये नावें हटाई गई है। अगर से मोदी जी को इतना खतरा था तो वो पिछले बार क्यों आए थे और उनकी मोटर बोट चली थी। उनको तो गंगा ने बुलाया था, गंगा माँ ने बुलाया। और दूसरी बात, यहाँ पे हमारे नावों से उनको दिक्कत होता है और उनको प्रोटोकॉल तोड़ के बीच सड़क पर आकर जनता का अभिवादन करते हैं। क्या वह आतंकवादी आकर बम नहीं फेंक देगा? सिर्फ माझी समाज ही उनको बम फेंकता है। मैं ऐसी स्थिति से मैं हमेशा यही कहूँगा कि चाहे मोदी जी ही नहीं, चाहे देश के कोई भी मंत्री हो, ऐसी दशा में ना आए। क्योंकि जिस मंत्री को जनता से डर लगता हो, ऐसे मंत्री को यहाँ आना और ना आना कोई मतलब नहीं है। योगी सरकार ने पिछले 5 सालों में आप लोगों के लिए क्या किया है? क्योंकि उन्होंने जगह जगह भी होर्डिंग लगा है, काम देखिए, ईमानदारी से बोला जाए तो अभी तक हमारे लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया है। 29 करोड़ 60 लाख प्रोजेक्ट पास हुए थे CNG कन्वर्जन के लिए, उसमें भी लोकल इंजन लगाई गई। जब हम लोगों ने विरोध कर दिया तो उस इंजन को भी लगाना बंद कर दिया और 2 बार पेपर में आउट कर दिए कि आपको जो है कि CNG से नहीं चलाएंगे तो आपके नावों को सीज कर दिया, जबकि वो लगाने में असमर्थ है। और हम लोग को 2.5 लाख रुपया देने की बात की गई थी कि आपको 2.5 लाख देंगे और आप अपने मन से इंजन कन्वर्जन करा लीजिए। वो भी अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं।
सीधे सीधे 29 करोड़ 60 लाख रुपया प्रोजेक्ट एकदम सीधे सीधे नाप है। सिर्फ ये मालूम है लोगों को कि निषादों को 29 करोड़ 60 लाख रुपया मिला है, जिसमें इंजन को लेकर ऐसा दिया गया और अभी तक ये कुछ भी नहीं बातें हुई है। अच्छा, आपके समाज से एक है लोटन राम निषाद जी और एक है मुकेश सहनी जी, जो आपके समाज से ही आते, मल्लाह समाज से, और वो बड़े नेता हैं। उन्होंने आप लोगों के लिए बहुत पूरे निषाद समाज को गर्व होता है कि ऐसे लोग हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, लेकिन जब तक निषाद समाज के अंदर कोई ऐसा काम नहीं करते हैं तब तक अभी तक मैं उनको नहीं जानता। जिस दिन वो हमारे हित के काम करने लगेंगे, हमारे लगेगा कि हमें वाकई में मजबूती मिल रही है, तो हम उनका मैं विरोध नहीं करूँगा, क्योंकि वो हमारे समाज से हैं। अभी शुरू में अभी गए हैं, लेकिन आज बनारस की स्थिति देखा जाए तो यही बनारस के ही जो निषाद समाज है वही स्ट्रगल करता है, वही कंटिन्यूअस संघर्ष करता है और अपने बातों को रखता है। लेकिन इस शासनकाल में निषादों की कहीं से नहीं सुनी जा रही है। हमेशा उन पे अत्याचार होता रहता है, चाहे क्रूज के नाम पे बोलिए, चाहे बालू खनन के नाम पे बोलिए, चाहे जितना भी व्यवसाय हो रहा है सिर्फ उनके नाम से आता है, लेकिन वास्तविक रूप से उनको नहीं आता। यदि उनको अगर से ऐसा आता तो ये 15,000 जो नाविक यहाँ 60,000 नाविक यहाँ पे जो हैं वो इस तरह दुर्दशा से नहीं बैठते। देख सकते हैं आप, बनारस में महज 2-3 घाट है, एक 80 घाट, एक दशाश्वमेध और एक राजघाट। यहीं पे परस्पर ग्राहक आते हैं, लेकिन अन्य घाटों पे देख लीजिए तो पूरी नावें बंद हैं। बस जिसको जो चल मिलता है अपने से अपने परिवार का भरण पोषण करता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो अब एक IT या ऐसे जगह पे जाके पढ़ाई करे, इतनी सोच नहीं है, क्योंकि उतना आय नहीं है। आपका नाम क्या है दादा? लाल जी। आप भी नाव चलाने का काम करते थे? जी। अभी करते हैं? करते हैं। कितनी नावें हैं आपकी? हमारा नाव 4 ठो है, 3 ठो है। 4 ठो के 3 है। तो उसमें जो आपको आय होती है, कितनी आय रोज हो जाती है, रोज होती है कि नहीं, और वो पर्याप्त है कि नहीं? कुछ नहीं होती है। अच्छा, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तब ऐसी स्थिति में कैसा होता है? चल रहा है, क्या करेंगे। सरकार से कोई सुविधा मिल रही है आपको? सुविधा नहीं मिल रही। क्यों? अभी जो राशन कार्ड है या वृद्धा पेंशन योजना है या इस तरह की बहुत सारी आर्थिक योजनाएं, सहायता की योजनाएं सरकार ने चालू की प्रदेश में भी, तो क्या आपको उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है? कोई कंट्रोल से मिल रहा है और क्या मिल रहा है। अच्छा, कहीं कुछ नहीं मिला है। चिरंजी लगा दिया, चिरंजी कोई कामिल है ही नहीं, लोग मल्ला लेके परेशान है। अच्छा, क्या लगा दिया? चिरंजी CNG मशीन। तो क्या जब मशीन लगा देने से नाव ज़्यादा अच्छे से चलेगी, ऐसा कुछ है? चलती है, ठीक है, बाकी चालू करने में आगे नहीं होती है। अच्छा, डुप्लीकेट इंजन यहाँ पर मैम, मैं रंजीत साहनी, यहाँ पर कोई भी योजना आता है सभासद के पास आता है तो उनके ही कांटेक्ट में जो लोग रहते हैं उन्हीं को दिया जाता है, बाकी किसी के पास, हम लोग लोकल के पास नहीं दिया जाता है। ठीक है, मोदी योगी से हमें शिकायत नहीं है, और जो उनके नीचे के जो काम करने वाले हैं उनसे शिकायत है, क्योंकि वो लोग बिजनेस बना लिए हैं। जो ऊपर के लोग हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, बिजनेस करते जा रहे हैं, बाकी जो नीचे के लोकल हैं उनको कोई भी लाभ नहीं हो रहा है, कोई भी योजना हो रहा है हम लोग को नहीं मिल रहा है, बस केवल राशन का। पर्याप्त भ्रष्टाचार है। पर्याप्त भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार उनके नीचे के लोग कर रहे हैं ना। ये बात योगी मोदी तक पहुँचने भी नहीं दिया जा रहा है कि नीचे लोगों की बात, जैसे हम लोगों की बात, जिस तरह से हम लोगों की नाव बंद होती है तो वो बात भी नहीं चाहता कि नाव, मोदी को ये भी नहीं पता कि नाव बंद है कि नहीं बंद है, क्योंकि यहाँ के शासन प्रशासन और हमारे DM साहब जो हैं यही लोग ही बंद कराते हैं ना। मोदी ये नहीं कहते कि हमारा नाव बंद, यहाँ का नाव बंद करिए। अच्छा, यदि आपकी जो खबर है या आपकी जो शिकायत है योगी तक पहुँचेगी तो क्या योगी जी कोई एक्शन लेंगे? क्यों नहीं लेंगे, अवश्य लेंगे, क्योंकि हम लोग की बात नहीं पहुँचती है सभी लोगों की बात। योगी मोदी के आने के पहले सभी वोटें यहाँ से हटा दिया जाता है, और ये 2 बार हो चुका है। तब जब वो आते हैं तब आप ये शिकायत क्यों नहीं करते हैं? हम लोगों को आगे कोई जाने देगा तब तो, हम लोग तो नीचे के लोग हैं, हम लोग कहाँ वहाँ तक उनके तक पहुँच पाएंगे। अच्छा, जो उनसे जुड़े हुए हैं वही ना मैम पहुँच पाएंगे, हम लोग थोड़ी पहुँच पाएंगे, हम लोग तो आम लोग हैं। रंजीत साहनी। अच्छा, आपकी कितनी नावें हैं? 2 नावें हैं। कितना उसमें आय हो जाता है और किस तरीके से क्या होता है, हम लोग का कोई आएगा कोई वो नहीं है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, यही सब होता है। अच्छा, अभी तो फिलहाल मोदी जी आए थे तो नहा कर गए थे, तो कुछ लोग नहा रहे हैं, चलिए नोट से कितने दिन तक लोग नहाएंगे। मगर जो मोदी के नीचे के जो लोग हैं वो लोग बिजनेस बना लिए हैं,
जैसे ठाकुर हो गए, पंडित हो गए, ये लोग हो गए, बाकी और किसी को कोई काम नहीं मिल रहा है। देखिए समाज को बनाने में या दुनिया को खोजने में मल्लाहों का या नाविकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे अमेरिका हम लोग यदि एक लिख करके रखेंगे तो भी वो मोदी तक नहीं पहुंचेगा, पीएम ऑफिस में ही दबा दिया जाएगा। अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि मल्लाहों ने बहुत दुनिया में बहुत सारे देशों की खोज की, उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, उनका अपना एक लोक संस्कृति है, एक लोकगीत है, और जिसको यानी एक समाज का एक महत्वपूर्ण लोग हैं ये लोग। और इस तरीके की चीज़ें होती तो क्या आप लोगों को आप लोग कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं? हम लोग क्या आवाज़ उठाएंगे? आवाज़ उठाने वाले का आवाज़ दबा दिया जाता है। और जिस तरह से मल्लाहों को एनडीआरएफ की नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो इसमें इसी घुले मिले हुए हैं, उनको ही मिलनी चाहिए नौकरी, क्योंकि एनडीआरएफ में इतने लोग हैं तो उनको तो तैरना तक नहीं आता है, वो लाइफ जैकेट पहन के अपना ड्यूटी करते हैं। मगर ये चीज़ मल्लाहों को देना चाहिए नौकरी ना। अब ये हम लोग निकाले हैं, एक लेडीज जो कोई भी डूबता है तो हम लोग लाइफ जैकेट का निकालते हैं, पकड़ कर। कोई भी नदी में डूबता है तो हम लोग लाइफ जैकेट नहीं खोजते हैं, हम लोग डायरेक्टली उसको कूद करके बचाते हैं। एनडीआरएफ रहेगा तो वो कूदेगा ही नहीं, पानी में गोताखोर मल्लाह ही होते हैं, नाविक होते हैं, और एनडीआरएफ नहीं होता है। अभी जो सत्ता में है पार्टी, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट मोदी से, लेकिन मोदी से पहुँचेगा कहाँ से? जो है योगी जी हैं आपके, योगी जी, हाँ। अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है 2022 में, तो क्या आप सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? भाई मोदी योगी आएंगे तो जाएंगे उनके लिए हम लोग जो है। अच्छा, आप अभी जो योगी हैं, आप तो युवा हैं, आपकी भी नाव है, आप भी नाव चलाते हैं, आपका नाम? 3 नाम, निरंजन साहनी। निरंजन साहनी, आप कितने साल से काम कर रहे हैं? हम कम से कम 10 साल के हैं। आपके पुश्तैनी काम है ये? आपके पिताजी भी करते थे? हमारे दादाजी थे, हमारे पिताजी थे, अभी हम लोग। अच्छा, अभी आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव है उसमें आप सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, या अभी जो योगी ने जिस तरीके से प्रदेश में विकास के कार्य को किया है, या ऐसा बताते हैं कि बहुत काम किया, लेकिन क्या आपको लगता है ऐसा काम हुआ है? देखिए, काम किए हैं जो भी किए, लेकिन हम लोग को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है अभी तक। हम लोग के ऊपर कोई आपके बनारस का तो बहुत विकास हुआ है। विकास हुआ है, लेकिन हम लोग का ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है ना। हम लोग का जो बना है, मंदिर बन गया है, बना है, लेकिन वो हम लोग को लाभ नहीं है ना, कोई लाभ नहीं उसका। तो आप क्या लाभ चाहते हैं? अब जो भी है, जैसे हम लोग का कस्टमर है, जो भी नाव वगैरह चलना चाहिए, उस समय जब नाव चलने का समय होता है तो कोई ना कोई आ जाता है तो बोट वगैरह सभी हटा देते हैं, बोलते हैं एकदम साइड कर लीजिए। जो भी मतलब गिना चुना नाव है उसी को चलना चाहिए, और कोई नाव नहीं चलेगी। तो आप लोगों ने कभी इसकी मनाही नहीं की या विरोध नहीं किया? विरोध तो बहुत किया है। वो लोहे का बोर्ड लगा हुआ है, फालतू लगा है, लिखा हुआ है महानिर्वाणी घाट, वही विकास एक विकास है, उसका कीमत 100 रुपया और इसका कीमत लाखों में। आप सामने दिख रहा है, ये विकास एक बहुत बड़ा विकास। असल में विकास के नाम पर देखा जाए तो मोदी जी द्वारा अपने लोगों को एक एक तो परियोजना दिया जा रहा है, जिससे वो अपना भरण पोषण कर सके। इस तरह की काम का कोई ज़रूरत नहीं था, घाट तो ऑलरेडी लिखा हुआ था। ऐसे ही जैसे ये घाट है, वैसे ही अभी आपने नमामि गंगे का जो नाम लिया था, नमामि गंगे में नरेंद्र मोदी जी के नज़दीकी लोग जो उनसे संपर्क में, वैसे लोगों को एक तरह का ठेका दे रखे हैं वो लोग। नमामि गंगे का काम आपने पूछ रहा था ना, गंगा जी के लिए क्या हो रहा है। असल में गंगा जी का, नमामि गंगे में कोई काम ही नहीं है। ऊपर का कूड़ा लोग इकट्ठा करते हैं, नावें आती है, नाव से उस कूड़े को लाद के ले जाके उधर डाला जाता है। गंगा में उनका तो कोई काम हुआ नहीं, ये काम नगर निगम का था। नगर निगम वाले हमेशा साफ करते थे, लेके ऊपर जाते थे। नमामि गंगे के नाम पर उसी कूड़ा को गंगा जी में लेके जाते हैं, और कहाँ ले जाके गंगा जी में डाल देते हैं इसका भी कोई पता नहीं है। क्योंकि बोरी तो हम लोग जब देखेंगे बोट में सैकड़ों बोरी पड़ी रहती है। तो ये नमामि गंगे का क्या प्रोजेक्ट है हमको पता नहीं, लेकिन नमामि गंगे के नाम पर अपने एक संस्था को उन्होंने एक बढ़ावा दे दिया है। नमामि गंगे के नाम पर वो अपना व्यापार कर रहे हैं। उसमें रहने वाले लोग और आने वाले किसी भी काम के लिए आप उठा के देख लीजिए तो लोकल लोग सिर्फ और सिर्फ नौकर। यदि हमारे बनारस में 2-4 लोगों को काम मिला है तो उनको नाव चलाना है, कूड़ा उठा के नाव में रख देना, इससे ज़्यादा ठेकेदारी का सारा काम ऊपर के लोग। जबकि चाहिए ये था कि हमारे लोगों से लोग को कांटेक्ट करना था, ये काम करना है, क्योंकि गंगा किनारे की बात है, गंगा किनारे के लोग को उसमें शामिल करना चाहिए था। लेकिन हमारे किसी भी एक व्यक्ति को काम करने वाला, बनारस में प्रोजेक्ट चल रहा है, काम करने वाला व्यक्ति बनारस का होना चाहिए, तो अन्यत्र कहीं कहीं से उठा के ले आते हैं। ठेकेदार के मनमानी, उनको जहां 10,000 रुपया तनख्वाह मिलना चाहिए 2,000, 2,500, 3,000 दे के, क्योंकि हम गरीब लोग परेशान लोग हैं, किसी तरह से 2,000, 3,000 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसे लोगों को दूर दराज से उठा के ले आके यहाँ पर नाव चलाने के लिए, कूड़ा उठाने के लिए रखा जाता है। अच्छा, आप लोग जब यहाँ पर नाव चलाते तो कोई किराया भी देना पड़ता है?
जी नहीं देना पड़ता, या कोई टैक्स या किराया? टैक्स देना होता है, लाइसेंस होता है जल निगम से, लाइसेंस होता है जल निगम से। और कुछ भी नहीं। और ये भी है मैडम, देखिए सीएनजी जो सब चालू हुआ है तब से, ये सीएनजी इतना तेज चल रहा है जो है ना, जितनी सीढ़ी ये जमीन का देखिए सीढ़ी जाए तब खाली कर देगा, सीढ़ी सब चला जाएगा नीचे। सीएनजी से बोट बहुत तेज जा रहा है, उसका लहर से चला पूरा खाली कर देगा। अच्छा, सीएनजी से चलाने का ये प्रोजेक्ट किसका यानी शुरुआत? जी देखिए, एक्चुअली सीएनजी का जब प्रथम बार हम लोगों ने नाम सुना था तो सुन के हम लोग को भी काफ़ी खुशी मिला था, क्योंकि जब हम लोग को सीएनजी के प्रति समझाया गया तो ये कहा गया था कि डीजल नावें चलने से गंगा जी में प्रदूषण होता है और सीएनजी से जब नावें चलेंगी तो प्रदूषण नहीं होगा। तो अब हम गंगा पुत्र अगर हमारे माँ गंगा को साफ़ करने का कोई बात करे तो उसको बहुत खुशी मन से हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। इंजन के बारे में बात हुई, कुछ इंजन लगा, इंजन की दशा, हम लोग का ये जो इंजन लगा हुआ है 2 साल 3 साल बढ़िया से चलता रहता है, हम लोग को ऑयल चेंज करना पड़ता है, मोबिल ऑयल, उसके बाद इंजन अपना चलने लगता है। 2 महीने के अंदर ऐसा बनारस में लगा हुआ कम से कम 250 इंजन होगा, कोई भी इंजन ऐसा नहीं है जो 2 महीना से ज़्यादा चला हो। 2 महीने के अंदर अंदर इंजन रिपेयर हो जाता है। इस दशा में उस चीज़ को देखने के बाद हम लोगों ने कहा कि शायद इंजन अगर सीएनजी लगवा लेंगे, 2 साल की तो वो गारंटी देते थे, लेकिन हम लोग 2 महीना भी नहीं चला पा रहे, तो ऐसे इंजन को एक्सेप्ट करें क्यों हम। अच्छा, ये अभी हम जब मोदी और योगी आए थे तब एक घाट में बहुत फूलों से सजा दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर जो शहर की गंदगी है वो गिरती है, तो इस तरीके से गंगा बहुत अधिक प्रदूषित होती है। तो इस पर आप लोगों का क्या कहना है? नहीं, एकदम सही बात आपने, गंगा प्रदूषण के नाम पर जो बातें आपने कही है, जहाँ वास्तव में प्रदूषण आ रहा है, ये तो देखिए कैमरा है, कैमरा में उनको दिखाना है, जहाँ सफाई है वहाँ उसको दिखा दिए, जहाँ गंदगी है उस पर फूल डाल के उसको दिखा देते हैं, और जहाँ मेन नाला आ रहा है उसके तरफ तो कभी मोदी जी का नजर ही नहीं जाता है। पूरा बनारस का कचरा गंगा जी में आज भी बह रहा है, और गंगा सफाई के नाम पर ये लोग जीरो हैं। गंगा जी की सफाई नहीं, हाँ देखिए सफाई के नाम पर इस चीज़ से मुकरा नहीं, नकारा नहीं जा सकता है कि घाटों की सफाई हुई है। जैसे क्रीम पाउडर लगा के ऊपर से दिखावा करके आप बहुत सुंदर दिखने लगते हो, उस तरह की सफाई हुई है। अगर उस तरह की सफाई करना मोदी जी की सफाई का काम है तो ये सफाई निश्चित तौर पर हुआ है, लेकिन अंतरात्मा माँ गंगा की सफाई की बात होती है, घाटों की सफाई की बात कभी किसी ने नहीं की है। माँ गंगा के नाम पर 1% भी कोई सफाई नहीं। अच्छा, अभी प्रदेश में बहुत सारी योगी ने कहा कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा कोरोना के समय में। कोरोना के समय में जो स्थिति हुई उसको एकदम ये नकार दे रहे हैं। ये झूठ के पुलिंदे हैं। बीजेपी के लोग इतना झूठ बोलते हैं कि सामने सामने हत्या हो जाएगी, उनके सामने हुआ रहेगा। अरे नहीं, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। वो झूठ बोलने में इतना माहिर है कि एक झूठ को 100 बार वो झूठ में बोल के उसी झूठ को सच सिद्ध कर देते हैं। ऐसे ही बीजेपी के लोग हैं। अभी आइए इधर आइए। अच्छा, आप अच्छा, ये स्त्रियों की सुरक्षा के लेके प्रदेश में बहुत सारी हलचल है कि सबसे सुरक्षित प्रदेश है और सबसे सेफ है महिलाओं के लिए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत बड़ी बात आपने कह दी है। सुरक्षा कहाँ पे सुरक्षा आपको दिखाई दे रहा है? आप देख लीजिए, अभी भी हाल ही में ये सनबीम स्कूल में एक बच्ची के साथ रेप कांड होता है, और अनायास उसको बस मुद्दा एक बनाकर उसको उछाला जाता है। लेकिन सही दिशा पे सरकार को काम करना चाहिए था। उस स्कूल को तुरंत बंद कराना चाहिए था। उस स्कूल में एक बच्ची का रेप होता है और दूसरे दिन वहाँ पे स्वर्ण जयंती मनाई जाती है स्कूल के, और वहाँ पे उस बच्ची को कोई हालचाल लेने वाला नहीं होता, कोई सुध लेने नहीं जाता है। तो ऐसे में आप कैसे कह सकती हैं कि यहाँ पे महिलाओं का सुरक्षा है? कैसे आप कह सकती हैं? अच्छा। तो ये जितने भी चल रहे हैं ये सब झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। अगर से ऐसा होता तो अब तक ये सनबीम स्कूल वहाँ से तुरंत। आने वाले दिनों में जो विधानसभा होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें आप किस तरीके की सत्ता चाहते हैं वो, और किस तरह की आपकी अपेक्षा है कि जो नई सरकार आए वो आपके लिए क्या काम करे? देखिए, यहाँ पे यहाँ पे यूपी का बात है। बहुत लोग योगी जी को पसंद करते हैं और बहुत लोग नहीं। तो इसी दशा में मेरे तरफ से तो मैं योगी जी को नहीं चाहता। अगर से योगी जी होते
तो यहाँ धर्म को लेकर एक दूसरे में सिर्फ लड़ाई के अलावा कुछ नहीं किए हैं। तो धर्म के नाम पे ये नहीं, मैं राजनीतिक स्थिति में जो धर्म को लाकर खड़ा कर दिया गया है वो बहुत ही है। मैं चाहूँ विरोध करने तो किसका विरोध करूँ? क्या अपने भोलेनाथ का विरोध करूं? क्या मैं माँ गंगा का विरोध करूं? इनकी मोनोपोलिंग सिर्फ और धर्म है। बस धर्म को आड़ में लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और शोषण कर रहे हैं। हमारे साथ कोई अच्छा काम नहीं हुआ है, जिसे मैं ऐसे लोगों को नहीं चाहता। अच्छा, आपने अभी धर्म की बात की तो पूरे प्रदेश में राम मंदिर को लेकर बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं। अभी गंगा विश्वनाथ में जो कॉरिडोर बना उसको लेकर बड़े खुश हैं कि बहुत विकास हुआ, बहुत सुंदर बना है और धर्म को लेकर ही लोग खुश हैं और उसी के आधार पर लोग वोट दे रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इस पर? अच्छी बात है, राम मंदिर बना, विश्वनाथ कॉरिडोर बना। विश्वनाथ कॉरिडोर की असली सच्चाई ने तो किसी ने देखा। भव्य मंदिर को देखने बहुत लोग गए, लेकिन उसकी असली सच्चाई के, मैं हिंदू हूँ, अगर से एक मंदिर तोड़कर एक मंदिर का उसका वो करूँ तो ये मेरे हिंदू होने का कोई प्रमाण सिद्ध नहीं होता। हिंदू का मतलब होता है कि अपने धर्म के लिए एक तिनके भर की ज़मीन को, अगर से वो मंदिर है तो वहाँ से वो हटनी नहीं चाहिए। और ऐसे में अगर से कोई काम हुआ होता तो 130 मंदिरों तोड़कर विश्वनाथ जी के मंदिर, और वहीं पे जो हिंदू मुसलमान का जो मुख्य लड़ाई है वहाँ मस्जिद आज तक यथावत है और सिर्फ एक चीज़ के लिए 10 मंदिरों को तोड़ दिया गया। ऐसा हिंदुत्व का क्या मतलब है? अच्छा, अभी जो रोज़गार की स्थिति है, आपके घर में भी यंग जनरेशन होगी जो पढ़ाई कर रही है, आने वाले दिनों में उनको रोज़गार चाहिए होगा, तो उस पर सरकार का क्या रवैया है? सरकार से तो हमें कोई भी अपेक्षा नहीं है। ये आज शिक्षा की बात देखी जाए तो हर जगह शिक्षा का निजीकरण करके सिर्फ और सिर्फ। शिवाला घाट पर अभी हमने कुछ नाविकों और मल्लाहों से बात की जिन्होंने अपने जीवन की जो कठिनाई है, जो परेशानी है, जो संघर्ष है, उन बातों को सामने रखा। आने वाले विधानसभा चुनाव में इनकी जो परेशानी है वो किस तरीके से दूर हो पाएगी और ये क्या सोचते हैं, ये बात इन्होंने अभी बताई। आगे इस तरीके की बातें हम और करते हैं। कैमरामैन पूजा के साथ अपर्णा, नमस्कार।